Hello friends, my name is Dipesh and I welcome you all in my YouTube channel Dipesh Academy। फ्रेंड्स, आज हम लोग ए के मित्तल की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, ये जो चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंट फिटिंग टूल्स यानी विभिन्न फिटिंग औजार। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं थोड़ा सा लंबा है। इसमें टोटल 122 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम लोग 60 क्वेश्चंस इस पार्ट में करने वाले हैं और जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेती का कटिंग भाग नहीं होता है? तो वह है टैंग। निम्न में से कौन सा रेती का कटिंग भाग नहीं होता है? तो वह होता है टैंग। देखिए फ्रेंड्स, टैंग क्या होता है? अगर ये कोई रेती है तो इसमें एक जो नुकीला भाग निकला हुआ होता है ना, जिसपे हम लोग लकड़ी का ऐसी लगाते हैं, हैंडल लगाते हैं, तो इसी भाग को हम लोग बोलते हैं टैंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रेती का नाम बताइए जो वुड वर्किंग सौ के दांतों को तेज करने में प्रयुक्त होती है। तो वह होता है रिफलर रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे? तो वह होता है रास्प कट रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चपटी रेती एक चपटी रेती के कर्तन किनारों पर थोड़ी सी उत्तलता डैश के कारण दी जाती है। तो वह होता है छोरों में गर्त बनने को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेती की किस श्रेणी के उपयोग से अधिक धातु तुरंत निकाली जा सकती है? तो वह होता है रुक्ष रेती। वह क्या होता है? रुक्ष रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आयताकार रेती का नाम बताइए जिसमें निचली सतह में दांते होते हैं तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। तो वह होता है टिंकरिंग रेती। वह क्या होता है? टिंकरिंग रेती। और हम लोग रेती को इंग्लिश में बोलते हैं चीजल, CHISEL। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः रेती में 4 प्रकार के कट होते हैं, इनमें से वह कौन सा नहीं है? देखिए, सिंगल कट भी होता है, डबल कट भी होता है और ये स्पाइरल कट भी होता है, लेकिन स्ट्रेट कट नहीं होता। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट कट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैंड रेती बनाई जाती है किससे? तो हैंड रेती बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील की। हैंड रेती किससे बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेती के भाग ए की पहचान करिए। ठीक है। देखिए, यही जो फ्रेंड्स ये वाला जो नुकीले वाला भाग दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग टैंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के जॉब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संस्तुति या फिर रिकमेंडेशन करते हैं? तो वह होता है 35 डिग्री। ठीक है। एल्यूमिनियम के जॉब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संस्तुति करेंगे? तो वह है 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छेनी का भाग नहीं है? तो टैंग जो होता है वो छेनी का भाग नहीं होता है, ये जो हैंडल होता है, हैंडल लगाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी से काटते समय रेक एंगल निम्न होता है। तो यह होता है कार्यखंड की लंबवत लाइन तथा कटिंग एज के ऊपरी सतह के मध्य कोण। ठीक है। यह क्या होता है? रेक एंगल कार्यखंड की लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यखंड काटते समय छेनी का क्लियरेंस एंगल क्या होता है? तो क्लियरेंस एंगल किसको बोलते हैं हम लोग? कार्यखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? क्लियरेंस एंगल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोण क्या होता है? तो वह होता है 60 डिग्री। ठीक है। कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोण 60 डिग्री होता है। फ्रेंड्स, जितने भी नरम धातु होते हैं ना, उनको चिपिंग करने के लिए हम लोग कम एंगल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग ऊपर में देखें यहाँ पे कि एल्यूमिनियम के लिए कितना डिग्री का यूज़ किया हम लोग? 35 डिग्री का। जबकि यहाँ पे आगे लोहा, जो लोहा होता है थोड़ा हार्ड होता है एल्यूमिनियम से, इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री का वो यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खोखली छेनी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इसमें हो जाएगा, इस छेनी की कटिंग एज वृत्ताकार होती है। ठीक है, जो खोखली छेनी होती है वो कैसी होती है, उसका जो कटिंग एज होता है वो वृत्ताकार होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छेनी निम्न अवस्था में मेटल में नहीं धंसेगी यदि क्लियरेंस कोण बहुत कम या शून्य होने पर। ठीक है, छेनी निम्न अवस्था में मेटल में नहीं धंसेगी यदि उसका जो क्लियरेंस एंगल होगा वो बहुत कम या फिर शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण क्या है? तो वह होता है कटिंग प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की वे में ग्रूव या फिर झिर्रियाँ और स्लॉट खांचे को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है क्रॉस कट चीजल। ठीक है, कीवे मतलब कि जो कोई चाबी वगैरह होता है ना, चाबी वगैरह बनाने के लिए उसमें अगर हम लोग ग्रुप्स वगैरह काटना होता है तो उसको हम किस प्रकार के चीजल का यूज़ करते हैं? तो क्रॉस कट चीजल का हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए? तो माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का जो एंगल होना चाहिए वह 55 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी का प्रयोग ठंडे या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। ठीक है, छेनी का प्रयोग कहाँ होता है? ठंडे या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। तो छेनी के कटिंग पॉइंट एंगल को डैश भी कहा जाता है। तो छेनी के कटिंग पॉइंट एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? आनत एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, कटिंग पॉइंट एंगल को क्या बोलते हैं? आनत एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें हम लोग को मिलान करना है। देखिए, चपटा छेनी इसमें कौन सा है, देख के पहचानना है। तो चपटा छेनी हो गया ये, ठीक है, अर्धगोलाकार छेनी हो गया ये, और वेब छेनी हो गया ये, यानी ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें भी मिलान करना है। ठीक है, देखिए अब दिया है डायमंड पॉइंट छेनी। तो डायमंड पॉइंट छेनी का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? शार्प कॉर्नर बनाने के लिए। ठीक है, हाफ राउंड छेनी का हम लोग यूज़ करते हैं गोलाई वाले ग्रुप्स काटने के लिए, और गौमुख छेनी का लोग यूज़ करते हैं संकरे व टेढ़े मेढ़े ग्रुप काटने के लिए, और वेब चीजल का लोग यूज़ करते हैं खोखले जॉब से धातु हटाने के लिए। ठीक है, वेब चीजल का लोग यूज़ कहाँ करते हैं? खोखले जॉब से धातु को हटाने के लिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में दिखाई गई छेनी का नाम क्या है? तो ये जो चीजल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इस चीज़ को लोग बोलते हैं क्रॉस कट छेनी। ठीक है, या फिर क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाई गई चीजल के प्रकार का नाम क्या है? तो ये जो है फ्लैट चीजल है। क्या है ये? फ्लैट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवे और स्लॉट को काटने के लिए चीजल पहचाने, यानी जो हम लोग कीवे वगैरह काटते हैं, कीवे वगैरह में जो स्लॉट काटते हैं उसको काटने के लिए किस प्रकार की चीजल का यूज करते हैं? तो वह होता है क्रॉस कट चीजल। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार की छेनी का चुनाव करेंगे? देखिए, कोने को वर्गाकार वगैरह बनाने के लिए है ना, डायमंड पॉइंट छेनी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी कोना वगैरह को अगर हम लोग को अगर काटना वटना है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे डायमंड पॉइंट छेनी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच क्या होती है? तो जो हेक्सा ब्लेड होता है उसका जो मोटा दांत होता है उसका जो पिच होता है कितना होता है? 1.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच क्या होनी चाहिए? तो हेक्सा ब्लेड की जो उचित पिच होनी चाहिए वो 0.8 mm की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड के साथ हस्त हेक्सा का प्रयोग धातु के विभिन्न सेक्शन को काटने में होता है, और स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में होता है? तो जो स्टैंडर्ड लंबाई का जो ब्लेड होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं किस प्रकार के फ्रेम में? तो समतल प्रकार के
एडजस्टेबल फ्रेम में हम लोग स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। ठीक है, जो हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और उसकी कठोरता पर निर्भर करता है, यानी किस प्रकार का धातु हम लोग काट रहे हैं उसी प्रकार का जो ब्लेड होता है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कंड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए हम लोग किस प्रकार के चीजल का किस प्रकार के ब्लेड का हम लोग यूज करेंगे, हेक्सा ब्लेड का, तो वह होता है उसका जो पिच होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0.8 mm पिच होनी चाहिए उस ब्लेड की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राई स्क्वायर के कई उपयोग हैं, ट्राई स्क्वायर के प्रयोग से क्या नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए ट्राई स्क्वायर का जो फिगर होता है ऐसे होता है, सॉरी, ऐसे होता है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह सा फिगर सही नहीं बन रहा है, लेकिन ट्राई स्क्वायर ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज कहाँ पे नहीं करते हैं, तो वर्क पीस सतह की समानांतर की जांच करना, यहाँ पे हम लोग समानांतर की जांच नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग समकोणता की जांच करते हैं, या फिर 90 डिग्री एंगल वहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसका हम लोग जांच करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में दर्शाए गए का प्रकार बताइए। तो ये क्या है, ये स्प्रिंग जोड़ है। देखिए यहाँ पे चित्र में जो दर्शाया गया है, यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। ये जो यहाँ पे जो जोड़ लगा हुआ है ये स्प्रिंग जोड़ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो जो डिवाइडर वगैरह है उसको नुकीला बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑयल स्टोन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटिंग प्रक्रम में ट्रेमल का प्रयोग किस प्रकार की सतह के लिए उपयुक्त है। तो ट्रेमल जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं मृदु सतह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए जो जो छोटा मोटा जॉब होता है वहाँ पे हम लोग डिवाइडर का यूज़ करके कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब जब बड़ा जॉब होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेमल का। ठीक है, अगर कोई छोटा जॉब है तो उसमें वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डिवाइडर का, लेकिन अगर कोई बड़ा जॉब है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्रेमल का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्रेमल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के पश्चात ट्रेमल को साफ किया जाता है किस चीज़ से, तो स्प्रिट से साफ करते हैं। जब हम लोग कार्य कर ले ट्रेमल का, अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग उसको साफ करना चाहिए किस चीज़ से, तो स्प्रिट से उसको साफ कर देना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में किस प्रकार का मार्किंग औजार दर्शाया गया है। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेमल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेमल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं किया जाता है। देखिए जो कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट होती है, ठीक है, इसमें इसका जो हम लोग यूज है एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए नहीं करते। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जबकि इसका हम लोग यूज किस चीज़ के लिए करते हैं, तो किसी भी जॉब की समतलता की जांच, समतलता को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर ट्राई स्क्वायर की यथार्थता को जांचने के लिए करते हैं, ये भी सही है। फिर जॉब की जटिल मापों को मापने के लिए भी करते हैं, लेकिन एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए इसका हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती। जो सरफेस प्लेट होती है वह ब्रास की नहीं बनती। ठीक है, कास्ट आयरन की बनती है, ग्लास की बनाई जाती है और ब्रॉन्ज की बनाई जाती है, लेकिन ब्रास की जो सरफेस प्लेट होती है वो नहीं बनाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉब की मार्किंग सरफेस प्लेट पर रख कर की जाती है, उस समय हम रेफरेंस सरफेस किसको लेते हैं। देखिए जब हम लोग मार्किंग वगैरह करेंगे, अगर हम लोग सरफेस पे रख के मार्किंग करते हैं तो हम लोग रेफरेंस किसको लेंगे, उसी सरफेस को लेंगे, यानी मार्किंग सरफेस प्लेट को हम लोग रेफरेंस के रूप में लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 है,
एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, एंगल प्लेट है, उसमें अगर स्लॉट बना हुआ है तो उसका हम लोग यूज करेंगे क्लैंपिंग बोल्ट को जगह देने के लिए। ठीक है, देखिए क्लैंपिंग जो बोल्ट होता है उसको हम लोग यूज करके जो जॉब वगैरह होता है उसको हम लोग टाइट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तब उसका हम लोग मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, फिर जो भी काम करना हो उसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉब को किसकी सहायता से एंगल प्लेट पर क्लैंप किया जाता है? ठीक है, एंगल प्लेट पर जब हम लोग किसी को क्लैंप करना होता है तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? नट और बोल्ट का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉब को पकड़ने और सहयोग के लिए किस एंगल प्लेट का प्रयोग होता है? तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एडजस्टेबल एंगल प्लेट का। ठीक है, जॉब को पकड़ने और सहयोग के लिए हम लोग किस एंगल प्लेट का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं एडजस्टेबल एंगल प्लेट का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग जॉब को किस दिशा में सहारा देने के लिए किया जाता है? तो ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग हम लोग जॉब को ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जिसमें से खड़ा हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में सहारा देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए प्रयुक्त प्लेट कौन सा है? तो वह होता है स्वीवल बेस एंगल प्लेट। ठीक है, जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए प्रयुक्त प्लेट कौन सा है? तो स्वीवल बेस एंगल प्लेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से कितने डिग्री के कोण पर बनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? तो स्क्राइबर जो होता है वह उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? तो वह बना होता है उच्च कार्बन स्टील का। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्राइबर का पॉइंट कितना होता है? तो जो स्क्राइबर होता है उसका जो पॉइंट होता है वह 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से स्क्राइबर द्वारा मापन व मार्किंग एक साथ की जा सकती है? तो जो स्क्राइबर है, निम्न में से कौन सा स्क्राइबर द्वारा मापन व मार्किंग एक साथ की जा सकती है? तो वह होता है ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, वो कौन सा स्क्राइबर है? ऑफसेट स्क्राइबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुड़ा स्क्राइबर का सिरा डैश मुड़ा होता है? देखिए, जो मुड़ा हुआ स्क्राइबर होता है यानी जो ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे एक जो इसका सिरा होता है छोटा होता है। ठीक है, और एक जो सिरा होता है लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो मुड़ा स्क्राइबर का सिरा डैश एंगल पर मुड़ा होता है तो वह होता है 90 डिग्री पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस स्क्राइबर द्वारा मापने तथा मार्किंग का कार्य एक साथ किया जा सकता है? देखिए, मापन का कार्य और मार्किंग का कार्य अगर एक साथ हो रहा है तो वह है ऑफसेट स्क्राइबर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? तो सरफेस गेज होता है मार्किंग एवं चेकिंग टूल। ठीक है, सरफेस गेज क्या है? मार्किंग एवं चेकिंग टूल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरफेस गेज निम्न कार्य नहीं करता है। तो सरफेस गेज जो है किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ने का कार्य नहीं करता। हम लोग देखिए जो गेज वगैरह है उसको हम लोग यूज़ करते हैं मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ना कि वहाँ पे वो पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट दिया हुआ है किसी किनारे के समानांतर लाइन खींचने के लिए, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी सतह के समानांतर लाइन खींचने के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी जॉब को 4 जॉब चक पर सेंटर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हम लोग यूज़ कहाँ नहीं करते हैं? तो किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ने के लिए इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। किसी जॉब को लेथ पर देखिए किसी भी जॉब को अगर दृढ़ता से पकड़ना है तो वहाँ पे हम लोग वाइस का यूज़ करते हैं, ना कि सरफेस गेज का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्थाई सरफेस गेज के बेस में लगा पिलर अस्थाई रूप से डैश लगा होता है तो वह होता है लंबवत लगा होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग गोल जॉब के सर्किल का डैश ज्ञात करने के लिए करते हैं तो उसको हम लोग यूज करते हैं केंद्र यानी सेंटर यहाँ पे पता करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा अगर कोई गोला है, अगर कोई जॉब है तो उसका जो केंद्र होता है उसको पता करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के समानांतर लाइनें खींचने में सहायता प्रदान करता है? तो वह होता है गाइड पिन। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के समानांतर लाइनें खींचने में सहायता करता है? तो वह है गाइड पिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल सरफेस गेज में लगी दो पिनों को कहते हैं गाइड पिन। ठीक है, जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसमें जो दो पिन लगी रहती है उसका नाम क्या है? गाइड पिन। देखते हैं अगर दिया हुआ है इसका फिगर तो बता देते हैं किसको गाइड पिन बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक्स अंकित भाग को पहचानिए। देखिए यहाँ पे जो दर्शाया गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लैंपिंग, नहीं इसको हम लोग बोलते हैं स्नग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लैंपिंग नट, इसको बोलते हैं हम लोग क्लैंपिंग नट। इसको हम लोग बोलेंगे क्लैंपिंग नट। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है पीछे बैक वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग स्नग, इसको हम लोग बोलते हैं स्नग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिक्स्ड सरफेस गेज में स्क्राइबर को डैश और क्लैंप नट की सहायता से लगाया जाता है। जो फिक्स्ड सरफेस गेज होता है उसमें हम लोग स्नग और क्लैंपिंग नट की सहायता से स्क्राइबर को लगाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर संयोजित किया जाता है किससे? तो इसको हम लोग जोड़ते हैं किससे? स्पिंडल से। ठीक है, जो भी मेरा जो सरफेस गेज होता है उसमें एक लंबा सा लगा रहता है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग स्पिंडल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरफेस गेज पर एक स्क्राइबर होल्डर पर नीचे आवश्यकता अनुसार समायोजित करने के लिए डैश लगाया जाता है। सरफेस गेज पर एक स्क्राइबर होल्डर ऊपर नीचे आवश्यकता अनुसार समायोजित करने के लिए वहाँ पे एक नट लगा हुआ रहता है। ठीक है, उस नट को हम लोग खोल करके ढीला करके उसको जो स्क्राइबर लगा हुआ है उसको हम ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि इसमें जो दिया है कि नहीं यूनिवर्सल सरफेस गेज, अगर दिया हुआ है तो उसको बता देता हूँ मैं। नहीं दिया इसमें। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका आंसर है और इसका जो कुछ क्वेश्चन जो बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।